नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार कौटिल्या पाठशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, मेरे द्वारा झारखंड सहायक आचार्य से संबंधित 2 सेशन लाया गया है और सहायक आचार्य में जो मैंने भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित जो 2 सेशन मेरे द्वारा जो लाया गया, उसी सेशन के बाद आज की कड़ी को हमें आगे बढ़ाना है। तो आज भी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित जो सेशन है उसे स्टार्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से सवाल सहायक आचार्य में पूछने की संभावना है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और सवालों का जवाब क्या हो सकता है। तो आप सबों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत सारा लाइक भी हो रहा है। तो इस वजह से अब फिर से एक बार आपके बीच में मैं लेकर आया हूं और आगे भी ऐसे ही प्यार मिलते रहे, मैं लेकर सेशन को लाता ही रहूँगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करना है झारखंड में सहायक आचार्य भारतीय राज व्यवस्था खंड ख का जो भी पार्ट है इंडियन पॉलिटी का, वहाँ से जो सवाल पूछे जाते रहे हैं, ऐसे सवालों से संबंधित आज क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होता है। तो देखते हैं सारा क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, देखेंगे भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। ध्यान से सुनेंगे। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। केवल 1 बार, गलत। केवल 2 बार, गलत। केवल 3 बार, गलत। कितनी ही बार, यस। मतलब संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय मंत्री परिषद होगा जिसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री होंगे। तो ये जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो संविधान के अनुच्छेद 74 में है, तो इससे संबंधित यहाँ पर ये बातें कही गई है कि भारत में जो भी निर्वाचन प्रक्रिया है, निर्वाचन प्रक्रिया के माध्यम से जो भी मेंबर आते हैं उनके लिए 2, 3, 4 कार्यकाल का निर्धारण नहीं किया गया है, वो अनगिनत है। वो चाहे तो कितनी ही बार प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा कितनी ही बार। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। तो एक एक आंसर को हम लोग देखेंगे कि आंसर कहता क्या है। पहला, संसद के दोनों सदनों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित विचार विमर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। ये तो गलत है भाई। यहाँ तो राष्ट्रपति से विचार विमर्श मंत्रियों को अपॉइंटमेंट करने के संदर्भ में किया ही नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। देखते हैं आगे क्या कहता है। अगला, ये भी गलत हो गया। अगला कहता है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया। मतलब ये कहता है कि संसद के दोनों सदनों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब आपके मन में आया होगा कि प्रधानमंत्री को तो भाई लोकसभा के लोग नामित करते हैं, तो फिर राज्यसभा के लोग मंत्री कैसे बन सकते हैं। यस, बन सकते हैं। प्रधानमंत्री चाहे तो राज्यसभा के कोई भी मेंबर को मंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, उन्हें मंत्री पद का लिस्ट राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो राज्यसभा का कोई व्यक्ति मंत्री बन रहा हो और उस समय वो राज्यसभा का मेंबर ना हो, अगर कोई मंत्री बन रहा हो और उस समय राज्यसभा का मेंबर ना हो, तो वह राज्यसभा का मेंबर 6 माह के अंदर उसे निर्वाचित होना होगा। तो ये है कंडीशन। मतलब ऑप्शन जो मेरा ये है वो सबसे सटीक है और इस आधार पर इसका आंसर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, ध्यान देंगे। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी
संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थित दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं। तो ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन है, ज्वाइंट सेशन, ये शब्द को हम लोग पकड़ेंगे, संयुक्त अधिवेशन शब्द को पकड़ेंगे और इस संयुक्त अधिवेशन शब्द में ही आंसर छिपा हुआ है। मतलब साथियों क्या है स्थिति, इंदिरा गांधी नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं, चंद्रशेखर नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी यस। अब कहेंगे ऐसा क्या है सर, चूंकि संविधान के अनुच्छेद 108 कहता है संयुक्त अधिवेशन, ध्यान से देंगे साथियों क्या है क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है और संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसी और के पास नहीं बल्कि राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ये सवाल है, हालांकि और भी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पॉइंट क्या कहता है ध्यान देंगे, कौन से प्रधानमंत्री, तो यहाँ पर देखेंगे अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई है। एक 1961 ईस्वी में, दूसरा 1978 ईस्वी में और तीसरा 2002 ईस्वी में। अब देखेंगे 1961 में जवाहरलाल नेहरू थे देश के प्रधानमंत्री, 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई थे देश के प्रधानमंत्री और सन 2002 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। तो जो क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है उस हिसाब से ऑप्शन में ना ही यहाँ पर कहीं जवाहरलाल नेहरू है, ना ही कहीं पर मोरारजी देसाई है, केवल और केवल यहाँ पर 3 में कोई है तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो साथियों ये याद रखना होगा, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को जानने के लिए आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगी, आप पूरे पढ़ाई नहीं किए होंगे तो ये क्वेश्चन बनना संभव नहीं है। अतः मैंने आपके लिए ये कोशिश करा कि क्वेश्चन क्या कहता है, आंसर क्या निकलता है, कैसे आंसर निकलता है, ये सारी बातें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बहुत सारा ये क्वेश्चन है, ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हमारे बीच और भी अभी आएंगे। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है ध्यान देंगे, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश एड हॉक जस्टिस, एड हॉक जस्टिस, तो ध्यान देंगे साथियों जो तदर्थ न्यायाधीश है वो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो कहाँ है तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान, तो तदर्थ न्यायाधीश को अगर हम देखेंगे तो तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 127 में किया गया है। दूसरी बात, तो तदर्थ न्यायाधीश होता कहाँ है, उच्च न्यायालय में नहीं, जनपद एवं सत्र न्यायालय में नहीं, इनमें से सभी में नहीं, तो बच कौन गया, सुप्रीम कोर्ट में। अर्थात जब सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति में कमी हो, काम की अधिकता हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के सलाह से तदर्थ न्यायाधीश को नियुक्त कर सकते हैं। कितने वर्षों तक के लिए, 2 वर्ष तक के लिए। ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है कि तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद करता है, 127। क्वेश्चन क्या है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट में। कौन नियुक्त करता है, तो ये नियुक्त करने का अधिकार मुख्य न्यायाधीश के पास है। किसके सलाह से करते हैं, तो राष्ट्रपति के सलाह से करते हैं। साथियों ये जो क्वेश्चन है एकदम से हाई लेवल का है और क्वेश्चन को बढ़िया से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का आंसर बहुत ही शानदार होगा। आप जुड़े रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक जगहों पर इसे और भी शेयर करने का प्रयास करें। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, किस प्रकार पारित कर सकती है। ध्यान देंगे क्या क्वेश्चन कहता है, फिर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित के आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो ये जो इसका पारित करने का पावर है वो हम डायरेक्ट आंसर इसका देखते हैं। वो कहता है संसद के दोनों सदनों, ध्यान से सुनेंगे, दोनों सदनों द्वारा
अलग अलग अपने कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों का मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से, मतलब लोकसभा अलग करेंगे 2/3 से उपस्थित का, राज्यसभा अलग करेंगे 2/3 उपस्थित का। अगर दोनों में कोई एक न करता हो तो ये प्रस्ताव पारित नहीं होगा और उन्हें पद से हटाया नहीं जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब एक लाइन में बाकी आंसर क्या कह रहा है मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है संसद के दोनों सदनों के, सबको पता है एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, ये इस 2/3 को हम कहते हैं विशेष बहुमत के सलाह से। तो इस प्रकार से इतना शानदार क्वेश्चन है। हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है, कौन सा रिट जारी नहीं कर सकता है? तो इस प्रकार से आप सबको पता है साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का अध्यादेश जारी करता है, जिसमें से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है प्रतिषेध, एक है परमादेश, एक है उत्प्रेषण और एक है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। तो आप देखेंगे साथियों 5 मैंने कहा, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, परमादेश है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है। तो इनमें से कौन नहीं है? निषेधाज्ञा नहीं है। मतलब इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? निषेधाज्ञा। मतलब सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार का रिट या प्रलेख जारी करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत। उनमें से 5 है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक अधिकार परीक्षा, एक प्रतिषेध, एक उत्प्रेषण और एक परमादेश। तो ये 5 में ये शामिल नहीं है। ऐसे अगर हम 5 को याद रखेंगे तो बाकी ऑप्शन जो भी आ जाए मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत शानदार क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। भारत के कौन से ऐसे संघ शासित क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना हाई कोर्ट है? तो ये जो हाई कोर्ट अपना है किसका है? लक्षद्वीप का है? नो, नहीं है। चंडीगढ़ का है? नहीं है। दिल्ली का है क्या? देखेंगे। पौंडीचेरी है क्या? नहीं है। तो बचा कौन? दिल्ली है। मतलब एकमात्र संघ शासित क्षेत्र अभी तक में, हालांकि जम्मू कश्मीर यहाँ पर भी एक है। जम्मू कश्मीर स्टेट था, मोदी जी के समय इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और जम्मू कश्मीर में भी हाई कोर्ट है, लेकिन इस ऑप्शन में जम्मू कश्मीर शामिल नहीं है। तो साथियों क्या आंसर होगा? दिल्ली। अब सवाल आता है सर दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। तो ऐसे सवाल हैं, कहाँ है ये याद रख लेना है, बाकी ऑप्शन कुछ भी दे दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया साथियों, उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ तो हम देखेंगे कहाँ कहाँ? मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली व कलकत्ता नहीं, मुंबई, दिल्ली व चेन्नई नहीं, चेन्नई व मुंबई नहीं। बचा क्या? मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो अतः अगर हम देखें तो भारत में 3 उच्च न्यायालय एक साथ में पहली बार 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में ये उच्च न्यायालय की स्थापना, 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन कभी अगर खराब सवाल आए
कि पहली बार कौन से उच्च न्यायालय को स्थापित किया गया था, तो उसमें आंसर मेरा होना चाहिए कलकत्ता होना चाहिए। लेकिन तीनों को एक साथ अगर देता हो तो कोई भी हो जाए, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, कुछ भी, बस तीन है। मतलब भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ तो मुंबई में, चेन्नई में और कलकत्ता में। मैंने कहा कौन से अधिनियम के तहत? 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत। कब स्थापित हुआ? 1862 ईस्वी में। बढ़िया क्वेश्चन। आगे देखते हैं साथियों क्या कहता है अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने का अधिकार किसे है? जो पावर है, एरिया है, उसे घटाने का अधिकार किसके पास है? तो ये जो पावर को घटाने का पावर किसी और के पास नहीं, शक्ति किसी और के पास नहीं है, बल्कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा संसद के पास। न राष्ट्रपति के पास है, न राज्यपाल के पास है, न राज्य विधानमंडल के पास है। लेकिन हम इसे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैंने कहा उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय होता कहाँ है? राज्यों के लिए होता है। 2 राज्यों का एक हो सकता है, 2 से अधिक राज्य क्षेत्रों का एक हो सकता है, प्रत्येक राज्यों का भी एक हो सकता है। तो लोग यहाँ दिमाग लगाएंगे या तो राज्य विधानमंडल होगा या तो राज्यपाल होगा। ऐसे सवाल में लोग फंसते हैं। तो भाई ये जो उच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी मामले हैं उनमें से राज्य विधानमंडल के पास शक्तियां प्राप्त नहीं है, शक्ति प्राप्त है संसद के पास, और इसका सही आंसर होगा संसद। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं साथियों क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान देंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ले देखिए, एकदम शानदार क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर कई बार जा सकता है, तो जब कई बार जा सकता है तो वहां उम्र सीमा का कोई मामला नहीं है। लेकिन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में उम्र सीमा की बाध्यता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में उम्र सीमा की बाध्यता जो है वो 65 वर्ष की आयु तक है, और जो उच्च न्यायालय में है वो 62 वर्ष की आयु तक है, 62 वर्ष की आयु तक है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो इस ऑप्शन में उच्च न्यायालय की बात कही गई है, तो उच्च न्यायालय की बात कही गई है, तो ऑप्शन 62 कहाँ है? बी में। तो मेरा जो आंसर होगा वो बी होगा। अब आप कहेंगे क्या सर पहले 62 वर्ष था? नहीं, मूल संविधान में इसके लिए 60 वर्ष निर्धारित किया गया था। लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। ये भी शानदार क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो अधिकतम उम्र सीमा 62 वर्ष है। पहले क्या थी? 60 वर्ष। अब कितना? 62। कब बढ़ाया गया? 15वां संविधान संशोधन 1963 के तहत। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कितना? 65 साल, और उच्च न्यायालय के लिए 62 साल। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य या संघ शासित क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी शामिल है? मतलब मुंबई उच्च न्यायालय है, उसमें कौन कौन से आता है? अभी मैंने कहा मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 के अधिनियम के तहत। तो ये जो स्थिति है कौन कौन से है? यस, महाराष्ट्र तो है, चूंकि राज्य ही है महाराष्ट्र, मुंबई है राजधानी, गोवा है, ये भी शामिल है, दादर नागर हवेली है, ये भी शामिल है, दमन दीव है, ये भी शामिल है। तो मेरा ऑप्शन 1, 2, 3 और 4, और मैं देखता हूं कि 1, 2, 3, 4 कहां है? तो 1, 2, 3, 4 हमारा ऑप्शन डी में शामिल है। ऐसे ऐसे सवाल होते हैं साथियों। हम ऐसे ही और भी सेशन लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? विधान परिषद का गठन करने का पावर संसद के पास है। कौन विधान परिषद का गठन करता है? संसद करता है।
लेकिन किसके कहने पर करता है? तो विधानसभा के कहने पर करता है। मतलब किसी भी राज्य में विधानसभा ये कह दे कि मेरे राज्य में विधान परिषद होना चाहिए और उसे पारित करके संसद को भेज दे, तो संसद उसे अनुमोदित करती है और उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। तो अब देखेंगे कि कौन से राज्य में नहीं है। मैंने कहा था 6 राज्यों में है, एक तेलंगाना, एक बिहार, एक उत्तर प्रदेश, एक कर्नाटका, एक आंध्र प्रदेश और एक महाराष्ट्र। तो ये इतने राज्यों में हैं। अब यहाँ देखेंगे बिहार है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, तो कौन नहीं है? उड़ीसा नहीं है। एकदम शानदार क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेरा उड़ीसा हो जाएगा। तो कौन से राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? उड़ीसा में किया गया है, उड़ीसा में नहीं किया गया है। ये मेरा सही आंसर होता है। लाजवाब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किस प्रकार की है? तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो ना ही एक दलीय है, ना ही द्विदलीय है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। सही आंसर है बहुदलीय है। मतलब यहाँ ढेर सारे राजनीतिक दल भी हैं और सभी राजनीतिक दलों का महत्व भी दिया गया है। लेकिन हम थोड़ा चलेंगे कि आखिर एक दलीय व्यवस्था वाला मुख्य देश कौन सा है? तो एक दलीय में चीन आता है और रूस आता है। हालांकि और भी देश शामिल हैं, परंतु मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं कि एक दलीय में मेरा चीन और रूस शामिल है। 2 दलियों के अगर हम बात करें तो 2 दल कौन कौन से हैं? तो यूएसए में है और जो दूसरा मेरा कहता है वो है ब्रिटेन में है। तो स्थिति यही है, पॉइंट यही है। अब यहाँ बच गया कि भारत में बहुदलीय है, मतलब एक से अधिक, 2 से भी अधिक, जिसे कहा गया है बहुदलीय प्रणाली है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कहता है क्या? ध्यान से देंगे साथियों। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब 1951-52 में राष्ट्रीय दल कितने थे जिन्हें मान्यता दिया गया था? तो उस समय जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल थे वो 14 थे, परंतु वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय दल हैं वो मात्र और मात्र निर्वाचन आयोग के 2023 के रिपोर्ट के आधार पर भारत में मात्र 6 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा, नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा चुका है। अगर हम उन सारे पार्टियों को देखें तो सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस का, दूसरा है बीजेपी का, तीसरा है सीपीआई-एम का, चौथा है बीएसपी का, पांचवा है एनपीपी का और जो छठा है साथियों वह है आम आदमी पार्टी का। तो मतलब वर्तमान समय में जितने भी पार्टी हैं उनमें से केवल 6 राजनीतिक दलों को ही राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, बाकी दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त नहीं है। अब खराब सवाल पूछे तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। सीपीआई-एम की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। बीएसपी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। एनपीपी की स्थापना कब हुई थी? 2013 में। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 2012 में। तो साथियों इतने एक सवाल और एक सवाल में 5-6 आंसर छिपा हुआ है। हम ऐसे ही सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को डील करते चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि 30 क्वेश्चन में कम से कम मुझे 100 क्वेश्चन नजर आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? और सही आंसर है 14 दलों को। वर्तमान में कितने दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? 6 दलों को। कौन कौन से? कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई-एम, बीएसपी, एनपीपी, आम आदमी पार्टी। और आप सबको पता होगा इन सारे चीज़ों का चुनाव चिन्ह क्या है, इसका पता ही है, इसका भी पता है और ये तो पूरे फेमस है भाई। पर ये जो है
वो हसुआ और हथौड़ा, इसका ये चुनाव चिन्ह है। बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह है हाथी छाप, और इसकी जो है पुस्तक छाप, और इसकी जो है सबको पता है केजरीवाल भाई झाड़ू छाप। तो ऐसे ही हम लोगों को रिलेट करेंगे, क्वेश्चन बनता चला जाएगा, क्वेश्चन बनता चला जाएगा, और एक साथ कई क्वेश्चनों को हम लोग संग्रहित करते चलेंगे। आगे, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? हालांकि मुस्लिम लीग अब भारत में उस तरह से नहीं रहा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद मुस्लिम लीग मुख्यतः पाकिस्तान के क्षेत्र में जाने से ये मुस्लिम लीग महत्वहीन हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा है कि कब इसकी स्थापना हुई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, आगा खां और सलीम उल्लाह के नेतृत्व में। यस, तो किसके नेतृत्व में? आगा खां और सलीम उल्लाह के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आगे क्या कहता है, ध्यान देंगे। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ध्यान देंगे, मिजोरम राज्य के लिए नहीं, सिक्किम के स्तर के संबंधित शर्तों से नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, बचा क्या? दल बदल। तो दल बदल के आधार पर अयोग्यता प्रावधानों से, मतलब हम ऐसे ट्रिक लगाते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि 10वीं अनुसूची में क्या है? 10 से 10 है और 10 से दल बदल है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दल बदल है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत संविधान में एक नई अनुसूची को शामिल किया गया, जिसमें दल बदल को शामिल किया गया है, और वो अनुसूची है 10। यस, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब हम पढ़ेंगे डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, लेकिन मुख्यतः डीपीएसपी जो है वो 38 से 51 है। और इस अनुच्छेद के अनुसार, इस क्वेश्चन के अनुसार, ग्राम पंचायतों से संबंधित जो मामला है वो अनुच्छेद 40 में है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। अब आपके मन में आया होगा कि सर 46 क्या कहता है? यस, तो 46 कहता है राज्य जो है वो एसटी, एससी और कमजोर वर्गों के लिए विशेष ध्यान देगा। एसटी, एससी और कमजोर वर्गों के लिए राज्य क्या करेगा? विशेष ध्यान देगा। ऐसा कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 46 में कहा गया है। अगला ऑप्शन क्या है मेरा? 48। 48 कहता है राज्य कृषि और पशुपालन को, ध्यान से सुनेंगे, राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने का प्रयास करेगा, साथ ही जानवरों की हत्या पर रोक लगाएगा। जानवरों की हत्या पर रोक लगाएगा, तो ये कहता है। तो मैंने क्वेश्चन क्या, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा अनुच्छेद? 40। अब आता है अनुच्छेद 51, और अनुच्छेद 51 कहता है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करेगा। ऐसा तो राज्य जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को मजबूत करेगा, मजबूत करेगा। तो ऐसा कहता है। तो ध्यान देंगे, स्थिति ये है, मजबूत करेगा। तो साथियों ये एक एक क्वेश्चन का जो भी ऑप्शन है, हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जा रहा है,
और अभी जो ऑप्शन था 40, 46, 48 और 51, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन मिलना तय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? 73वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका से? नहीं, ये 74वें से है। मकान किराया अधिनियम से? ऐसा नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से? यस है। संसदों के वेतन एवं महंगाई भत्ता में वृद्धि से? ये भी नहीं है। इसके संदर्भ में कोई संशोधन हुआ ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है? 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज अधिनियम से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के किससे चुनाव में, यहाँ होना चाहिए किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? यस, भारत के किसके चुनाव में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? किसके चुनाव में चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान है? लोकसभा में डायरेक्ट पूरा चुनाव होता है, ध्यान देंगे, ये कट गया। राज्यसभा में भी चुनाव होता है, 1/3 सदस्य को हटना होता है प्रत्येक 2 वर्षों में, परंतु ये चक्रानुसार नहीं होता है। विधानसभा में है क्या? ये भी नहीं है। बच गया पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है, और अब जो है जब महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है तो यहाँ चक्रानुसार होता है। लेकिन चूंकि अब लोकसभा में भी दे दिया गया है तो अब वो भी होगा, लेकिन फिलहाल इस ऑप्शन के अनुसार जो है वो हमारा डी आंसर होगा। जब इसको कूट में देता तो ए, बी और डी ऐसा शामिल हो सकता था, परंतु अभी जो क्वेश्चन का आंसर है उसका सटीक जवाब है पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्या कहता है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आखिरकार महिलाओं और दुर्बल वर्गों के लिए जो ज़्यादा सक्रिय थे वो कौन थे? तो ध्यान देंगे, लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं और मोरारजी देसाई की नहीं। क्योंकि पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने के उद्देश्य से राजीव गांधी के समय 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया था, इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने महिलाओं और दुर्बल वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का जिक्र किया था। तो इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी। अगला, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ? तो ध्यान देंगे, राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई या राजस्थान और में आरंभ की गई? हरियाणा नहीं, गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश। जब 1959 ईस्वी में पंचायती राज को पहली बार लागू किया जा रहा था, शुरू किया जा रहा था, तो एक राज्य था हमारा राजस्थान और एक राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। तो इस ऑप्शन के अनुसार जो मिलता है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो मेरा है वो डी में है और डी में लिखा हुआ है आंध्र प्रदेश। तो साथियों ये याद रखेंगे, इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये यूएसए के मॉडल से नेहरू जी ने लिया था। अतः इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कहता है हमारा आंसर कि विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, ये था। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन जो है साथियों क्या कहता है, ध्यान देंगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ले देखिए, अब अगर कोई ये नहीं जान पाएगा कि कौन से समिति कब कब आई थी तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिल्कुल ही नहीं बनेगा। तो सवाल क्या कहता है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957। ध्यान देंगे, हम सारे समितियों का डेट लिख देते हैं, आंसर आपसे खुद आ जाएगा। JVP राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1980, लेकिन रिपोर्ट 86, अशोक मेहता समिति 1977। तो देख लीजिए इस अनुसार से क्या होगा स्थिति, कहाँ ये मैच कर रहा है। अगर ये रिपोर्ट को ना देखे, इसके आधार पर चले तो कहाँ मैच कर रहा है वो हमें जानना होगा। और इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले 1957 2 मिल गया, फिर आया आपका अशोक मेहता समिति 1977 4 मिल गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आया कौन सा, JVK राव समिति, यहाँ के होगा साथियों, JVK राव समिति 1986 1 मिल गया। और इस क्वेश्चन में आधार माना है 1986 को, अतः 3 मेरा मिल गया। और जो सटीक आंसर होगा साथियों वो होगा 2 4 1 3, मतलब 1957 बलवंत राय मेहता समिति, 1977 अशोक मेहता समिति, 1985 JVK राव समिति और LM सिंघवी समिति 1986। शानदार क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को वही हल कर पाएंगे जिनके पास चारों जानकारियां होंगी। तो साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं और उम्मीद है कि ये क्लास, ये सेशन काफ़ी लाभपूर्ण रहा होगा। अब आते हैं स्थिति ऐसी, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन। देख लीजिए, अब संविधान का बात कर रहा है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन का बात कर रहा है। मूल संविधान के अंतर्गत हुआ है नहीं, उप प्रधानमंत्री का कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट, संविधान के प्रावधानों से हटकर है, यस हटकर है, यस। 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नहीं, हुआ ही नहीं है, ऐसा कहीं जिक्र ही नहीं है। 85वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं, मैंने कहा उप प्रधानमंत्री का उल्लेख ही नहीं है, तो कोई अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है, संविधान में है ही नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सटीक जाता है, बी। इसीलिए तो कहा गया है कि उप प्रधानमंत्री का उल्लेख तो संविधान में नहीं है, परंतु देश की आज़ादी से लेकर अब तक 7 व्यक्तियों ने उप प्रधानमंत्री का पद लिया, इसीलिए ये प्रावधानों से हटकर है। जिसमें पहला जो उप प्रधानमंत्री थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो अंतिम उप प्रधानमंत्री थे वे थे लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। तो साथियों इतने सारे क्वेश्चन हैं, हर क्वेश्चन में कई आंसर छिपा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है। तो मैंने कहा कि संविधान में, मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, परंतु वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। और 8वीं अनुसूची में जो है वो भाषाओं का जिक्र किया गया है, और उस भाषाओं में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह दिया गया है। लेकिन इस पर हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि जब संविधान को लागू किया गया था उस समय 14 था, एक भाषा को जोड़ा गया सिंधी को, और इसके लिए संशोधन करना पड़ा 21वां संविधान संशोधन 1967। अब भाषाओं की संख्या हो गई 15, फिर जोड़ा गया 3, और वो था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी, तो इसको जो शामिल किया गया वो था 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत।
अब संख्या हो गई 18, फिर 4 को जोड़ा गया और वो था बोडो, वो था डोंगरी, वो था मैथिली और वो अंतिम जो था वो था संथाली। तो साथियों ये जानना होगा ये कब, 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 22 है और वो 22 यहाँ पर मैंने बता दिया। मूल संविधान में 14 था, लेकिन बाद में सिंधी जोड़ा गया, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया और फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध है किस से? तो ध्यान देंगे, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से? नो। पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से? नहीं। चकमा समस्या से? नहीं। तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचन सुधार से। अर्थात दिनेश गोस्वामी समिति का गठन 1990 ईस्वी में निर्वाचन में सुधार करने के लिए किया गया था। निर्वाचन में सुधार करने के लिए किया गया था। तो ध्यान देंगे, ये कहता है स्थिति 1990। शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या कहता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैंने कहा सांसद, और सांसद कहलाते हैं लोकसभा वाले या राज्यसभा वाले। तो ये जो विधायक कहलाते हैं विधानसभा वाले, और एक विधान परिषद वाले भी विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, सांसदों है, और सांसद लोकसभा या राज्यसभा वालों के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो ध्यान देंगे, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति जो है, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। और ऐसा संविधान के अनुच्छेद 103 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 103 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के सलाह से राष्ट्रपति किसी भी सांसद के संदर्भ में अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो इसका सटीक आंसर है डी। और कौन सा अनुच्छेद ऐसा करता है? 103। अगला जो क्वेश्चन है साथियों कुछ इस प्रकार से है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस, यस, और इसे हम लोग कहते हैं अध्यादेश। अध्यादेश। तो ध्यान से सुनेंगे, क्या है ऑर्डिनेंस, ध्यान से सुनेंगे। क्या कहता है, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। मामला कहाँ का है? राज्य का है। राज्य का है। अब राज्य का है तो कौन करेगा इसे एक्सेप्ट? राष्ट्रपति? नहीं। राज्य की विधायिका? नहीं। फिर आते हैं राज्य के मंत्रियों की काउंसिल द्वारा? ये भी नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तब देखेंगे कि है कहाँ, ये विधायिका शब्द को जोड़ा गया है। अर्थात जो है यहाँ विधानमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तब ऐसी स्थिति में हम पकड़ेंगे कि विधानमंडल को ही राज्य के संदर्भ में विधायिका कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मेरा हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बढ़ते हैं वो क्या कहता है, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ लेकिन ऑप्शन अलग दिया है। तो मैंने कहा था कि आप 6 राज्य को याद रखेंगे। कौन? तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसमें से कौन सा नहीं है? राजस्थान इसमें शामिल नहीं है। मतलब देख लीजिए साथियों कि सवाल कैसे पूछ रहा है। कभी ऑप्शन ये दे रहा है, कभी उड़ीसा दे रहा है, कभी राजस्थान दे रहा है, हो सकता है कभी पश्चिम बंगाल दे। तो बस केवल मैंने कहा कि कितने राज्यों में विधान परिषद है? तेलंगाना में है। कितने राज्यों में है? बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, और कहाँ है? तो भाई महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। बाकी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। अगला क्वेश्चन,
और सेशन का सबसे लास्ट का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ये था परंतु अब नहीं है, परंतु अभी भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमें ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो हमें ये दिमाग लगाना है कि कहाँ था ये। तो ध्यान देंगे, इसका सटीक आंसर है 333 में। मतलब ये कहता है साथियों कि संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, ऐसा कहता है अनुच्छेद 333। अब आप कहेंगे सर 332, 31 और 30 क्या है? यस, ये कहता है लोकसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षण। ये कहता है लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन का मनोनयन। और ये कहता है राज्य विधानसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षण। 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शन से सवाल पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है? राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो इसका सटीक आंसर है 333, लेकिन 330 में किया गया है लोकसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षण। 331 में किया गया है लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन का चयन, लेकिन अब यह भी खत्म हो गया है। चूंकि 332 में कहा गया राज्य विधानसभा में एसटी और एससी के लिए आरक्षण। तो इतनी बातें हैं साथियों। हर एक क्वेश्चन में जब 4 ऑप्शन होगा और चारों को आप ऐसे देखते चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ढेर सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगले सेशन में मैं और ही क्वेश्चन को लेकर आऊँगा, पूरे सिलेबस के आधारित में क्वेश्चन लेकर आऊँगा। आज आपके बीच में इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। फिर मैं आपसे मुलाकात करूँगा अगले सेशन में, और तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और धन्यवाद।